हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है कुमार गौरव प्रेम और मैं हूं आपका सोशल गुरु। आई वेलकम यू ऑल टू योर वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर सोशल साइंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। नाम थोड़ा सा बोरिंग है बट एक्सप्लेनेशन फुल ऑन इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट आर रिसोर्सेज। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट व्हिच कैन सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। जिसका मतलब है कि हमारे आसपास नेचर में मौजूद हर वो चीज जो हम ह्यूमन बींग्स के काम आ रही है, हमें नीड्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प कर रही हैं, हम उन सारी चीजों को रिसोर्स कहेंगे। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, इट शुड ऑल्सो बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। क्या मतलब है इन तीनों शब्द का? तो आई एम गोना टेल यू। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है कि अगर हमारे आसपास कोई रिसोर्स अवेलेबल है तो उसको ऑब्टेन या एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब है कि अगर हमारे आसपास कोई रिसोर्स है और उसको ऑब्टेन करने के लिए टेक्नोलॉजी है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो हमारे लिए बजट फ्रेंडली हो और प्रॉफिटेबल हो। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है कि अगर हमारी कोई चीज हमारे लिए रिसोर्स है तो बाकी सारे लोगों को भी वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हम अपने पर्सनल नीड की चीजों को रिसोर्स बताकर बाकियों के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स का क्या रोल होता है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने का। तो अगर बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, बिल्कुल भी इससे अलग नहीं होते हैं। एक्चुअली वही वो इंसान है जो नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको ऑब्टेन करता है और इंस्टीट्यूशंस की मदद से उस सब्सटेंस को एक रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन सबका रोल एंड फंक्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट है। इसी वजह से हमने इसको क्लासिफाई करना जरूरी समझा है। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से भी हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज, जिसका मतलब है कि इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स ईटीसी। सेकेंड आता है हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज, विच मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि हमारा रॉक्स, मेटल्स, वाटर, एयर, ये सब कुछ। सेकेंड नंबर का हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो लगातार हमारे साथ बनी रहेंगी, चाहे हम कितना भी उसका इस्तेमाल करते रहे। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जिनको अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर उसी फॉर्म में दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। हमारा पहला पार्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसका मतलब है कि इन्हीं रिसोर्सेज को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा हमारे साथ बने हुए रहेंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। दूसरा है हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यही वो रिसोर्सेज हैं जिनको अगर हमने संभल के इस्तेमाल नहीं किया तो एक टाइम के बाद ये हमारे एनवायरनमेंट से खत्म हो जाएंगी और हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, जैसे कि मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसको भी हमने फर्दर 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स, जो कि ओन किया जाता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, जैसे कि प्लॉट, हाउसेस, कार्स, एग्रीकल्चर लैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड है हमारा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। इसका मतलब है कि ये रिसोर्स का इस्तेमाल हमारे आसपास के लोकल कम्युनिटीज के द्वारा किया जाता है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, सिनेमा हॉल्स, विलेज पॉन्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड है हमारा नेशनल रिसोर्स,
जिसका मतलब है कि हमारे कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज पाई जाएंगी, इवन अगर हमारे कंट्री के आसपास कोई वाटर बॉडी है तो उसमें भी 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी तक हमारे पास जो रिसोर्स मिलेगा उन सबको हम नेशनल रिसोर्स कहेंगे। जैसे कि हमारा पूरा मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें। चौथा है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स, जिसका मतलब है कि हमारे कंट्री से अगर हम पानी के अंदर बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स जाते हैं तो वहां पे एक जोन स्टार्ट होता है जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। उसके अंदर से जो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसी को हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहेंगे। याद रहे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हम ओपन सी भी बोलते हैं। हमारा आखिरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और इसके अंदर भी हमने इसको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट पे आता है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि इन रिसोर्सेज की क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में हमें पता है, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और हम लगातार इसका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि हमारा कोल रिजर्व और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सेकंड है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि हमें इसके क्वालिटी, क्वांटिटी और टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, बट दे आर स्टिल नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय अस। पता नहीं कि हम इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि ये हमारे एनवायरनमेंट में भर भर के मौजूद है, जैसे कि विंड और सोलर एनर्जी। तीसरा है हमारा स्टॉक। इसके बारे में हमें क्वालिटी और क्वांटिटी का पूरा अंदाजा तो नहीं है और ना ही हमारे पास इसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, और इसके नो हाउ के बारे में भी हमें ढंग से पता नहीं है। तो फिलहाल हमने इसको स्टॉक के रूप में रखा है कि हो सकता है इन फ्यूचर अगर हमें इसके नो हाउ के बारे में पता चलता है या फिर इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो हम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जैसे कि हाइड्रोजन। चौथा है हमारा रिजर्व। इसको हम स्टॉक का सबसेट भी बोल सकते हैं। हमें इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी के बारे में पता है, इसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है, बट राइट नाउ वी हैव एन अल्टरनेटिव सोर्स फॉर दैट, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इसको हमने फ्यूचर के लिए बचा कर रखा हुआ है। So now you know not everything around us is a resource for us, but only when it is useful for us or it becomes one. और इसको क्लासिफाई करना हमें हेल्प करता है इसको कंजर्व करने में और इसको मैनेज करने में बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसलिए अगली बार जब भी तुम किसी मिट्टी, पानी या लैंड रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि क्या तुम इसको रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हो, और अगर नहीं तो सोच लें। सो यहाँ तक पढ़ के हमको समझ में आ गया है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एंड लाइफ सॉर्टेड है, लेकिन क्या सच में रिसोर्सेज आर प्लेंटी बट आर दे बीइंग यूज्ड वाइजली? नो। इसका जवाब है कि अगर हम रिसोर्सेज को बिना डेवलप किए, बिना प्लान किए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है और हमारे लिए तबाही का मंजर ला सकता है। इसीलिए इस नेक्स्ट टॉपिक में मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ कि डेवलपमेंट क्यों करना जरूरी है रिसोर्सेज का और उसको प्लान करना क्यों जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। इस टॉपिक में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। सीन हमारे पास ये है कि अगर कोई चीज हम अपने पैसे से खरीदते हैं तो हम उसको संभाल कर रखते हैं और वो लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं। लेकिन अगर कोई चीज हमें गिफ्ट के तौर पे मिलती है तो हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद वो चीजें खराब हो जाती हैं। सेम गोज विथ आवर रिसोर्सेज। अगर हमने रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर मान लिया है तो हमने उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसके वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट से काफी जल्दी खत्म होना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं उन कंसीक्वेंसेस की कि जिसके वजह से अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते रहेंगे तो हमारे सामने क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। पहला है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। मतलब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए रिसोर्सेज का लगातार इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत जल्दी से वो रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट से गायब हो रहे हैं। दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ए फ्यू हैंड्स डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। इसका मतलब है कि अगर हमारे ये रिसोर्सेज कम हो जाएंगे
तो फिर हम जितनी आसानी से अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें करने नहीं दिया जाएगा। इसका एक्यूमुलेशन यानी कि कंट्रोल कुछ पावरफुल लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा, जो इसका कंट्रोल लेने के बाद सिर्फ अपने फायदे को देखेंगे और हमारा ही नुकसान पहुंचाएंगे। उसके वजह से सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो वाइडन हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तीसरा, रिसोर्सेज ना अमीर देखता है ना गरीब देखता है। अगर इनको हम डिप्लीट कर देंगे तो इसका खामियाजा हम सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस के रूप में। ग्लोबल वार्मिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, ओजोन लेयर डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाएंगे हर तरफ और लैंड डिग्रेड करने लगेगा। तो ये वो सारे प्रॉब्लम्स थे जो हमको ध्यान रखना है कि अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते रहेंगे तो हमें इनका सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही थी। तो हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि हम रिसोर्सेज को डेवलप करके इस्तेमाल करें, उनको बचा कर रखें। तो ऐसा होगा कैसे? तो इसके लिए हमारे सामने एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी की वजह से जो है हम रिसोर्सेज को लंबे समय तक अपने साथ रख पाएंगे। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि डेवलपमेंट हमें कुछ इस प्रकार करना है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज भी ना करे, क्योंकि वो अभी इस धरती पे आए नहीं है, लेकिन जब वो आएंगे तो इन रिसोर्सेज पे उनका उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए भी बचा कर रखें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड हमें क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और ग्लोबल पीस को अचीव करने के लिए। इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के हमारे वर्ल्ड के लीडर्स ने डिसाइड किया था कि हम एक मीटिंग होल्ड करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे ताकि पूरे दुनिया में सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव किया जा सके। और इसी के वजह से 1992 में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इसका ऑब्जेक्टिव था टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। यानी कि जितने भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारे दुनिया में आ गए हैं उनसे कॉम्बैट कैसे करना है, सोसाइटल लेवल पे और इकोनॉमिकल लेवल पे दुनिया को कैसे डेवलप करना है, इसके ऊपर चर्चा की गई थी। इस मीटिंग का आउटकम क्या निकला था? तो लीडर्स ने साइन किया था एक फॉर्म के ऊपर जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसके थ्रू उन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एंडोर्स किया था, प्रोमोट किया था। साथ ही उन्होंने एक एजेंडा 21 को भी अडॉप्ट किया था, जिसका मतलब है कि इस एजेंडा के अंतर्गत 21 पॉइंट्स के ऊपर काम किया जाएगा सारी कंट्रीज के अंदर, जो कि कॉमन होंगी ताकि एक ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल लाइफ को मेंटेन किया जा सके। एक बार हम देख लेते हैं कि ये एजेंडा 21 क्या है। तो ये वही डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसके ऊपर वर्ल्ड लीडर्स ने रियो अर्थ समिट में सिग्नेचर किया था। इसका एम था टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, क्योंकि प्रीवियस टाइम पीरियड पे हमारा अर्थ जो है उतना डिस्ट्रॉयड नहीं था, बट इस 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम था, कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीजेस। इतनी जो बीमारियां फैल गई हैं, इतनी गरीबी छा गई हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इनसे कैसे निपटना है इसको डिस्कस किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव करना है इसके ऊपर बात की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, सारे लोकल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि वो अपने अपने एरिया का लोकल एजेंडा 21 बनाएंगे। लोकल एजेंडा 21 का मतलब होता है कि सारे एरियाज में एक जैसी प्रॉब्लम तो होती नहीं है। कहीं पे पानी की दिक्कत है, कहीं पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे बीमारियां हैं, कहीं पे गरीबी है। तो जिस भी एरिया में जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा और उन 21 पॉइंट्स में उसको शामिल करके अपने अपने लेवल पे काम किया जाएगा ताकि ग्लोबल लेवल पे सब कुछ सुधर सके।
तो यहाँ तक पढ़ के हमने समझा कि एजेंडा 21 का मेन गोल था इन्वायरमेंट को बचाना और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ डेवलप करना। लेकिन क्या सिर्फ गोल बना लेने से काम चल जाएगा? एक्चुअल प्लानिंग भी उतनी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है और इंडिया जैसी कंट्री के लिए क्यों इतना जरूरी बन जाता है। अब हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की। सीन ये है कि सपोज दैट स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है और उसको लेकर के कोई भी तैयारी नहीं की गई है। अचानक से एक दिन स्कूल से कॉल आता है तुम्हें और वो बोलते हैं कि सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी है और सब कुछ तुम्हें अकेले ही देखना है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगले दिन तुम जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करोगे वो हो तो जाएंगी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसका रीजन है कि तुमको इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करने का टाइम ही नहीं दिया गया। सेम अगर हमारे साथ हम रिसोर्स के साथ भी करते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि हमें रिसोर्स को प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है तो अब हम देखते हैं। रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे एनवायरमेंट में रिसोर्सेज हर जगह पे एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अगर हम इसको प्लान करेंगे तभी हम सारे रीजन्स में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, वरना कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाएगा। दूसरा है सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन अदर्स। मतलब कोई रीजन ऐसे हैं जिनके पास कुछ रिसोर्सेज तो हैं लेकिन बाकी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे तो हम सर्वे करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिसोर्स कहाँ है और सारे रीजन्स को सारे रिसोर्सेज के साथ हम इक्विप कर सकते हैं जिनसे उनका काम बन जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे एरिया मिनरल्स रिसोर्स में बहुत ही ज्यादा रिच हैं, लेकिन कुछ कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जो इनके यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश वाटर रिसोर्सेज के मामले में बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मात खा जाता है। राजस्थान सोलर और विंड एनर्जी के मामले में बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन पानी की वहां पे भरपूर कमी है। तो इस एग्जाम्पल से हम देख पा रहे हैं कि कुछ रिसोर्सेज उनके पास हैं और कुछ में वो लैक कर रहे हैं। तो अगर सारे रिसोर्सेज को एक जगह पहुंचाना है तो इसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंस है, लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। फर्स्ट वन इज जुडिशियस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अगर हम रिसोर्स को प्लान करते हैं तो हम उसको न्यायपूर्वक और इक्विटेबल प्रॉपर तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इक्विटेबल का मतलब होता है एक बराबर नहीं, जिनको जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से दिया जाएगा। सेकेंड वन इज इंश्योरिंग सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। अगर हम रिसोर्स को प्लान करते हैं तो हमारे एनवायरमेंट के ऊपर जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब के लिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हम इंश्योर कर पाएंगे। एंड थर्ड वन इज रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी कि अगर हम रिसोर्स को प्लान्ड वे में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके वेस्टेज को रिड्यूस कर पाएंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचा पाएंगे। इस पिक्चर में तुम जो भी देख पा रहे हो वो रिसोर्स प्लानिंग का ही नतीजा है कि किस तरीके से विंड को प्लान करके विंड एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है, सनलाइट को हमने सोलर एनर्जी में कन्वर्ट किया है और वाटर रिसोर्स को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट किया है। अब हम बात करने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है अपने फॉर्म्स में, अपने कल्चर में। तो इस वजह से रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना भी आसान नहीं होने वाला है हमारे लिए कि हम इसको बड़ी ही आसानी से प्लान कर सके। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम इसको कर पाएंगे। तो देखते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री थ्रू सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि हम उन रिसोर्सेज का पता लगाएंगे कि वो रिसोर्सेज है कहाँ पे, कितनी मात्रा में अवेलेबल है, और इसके लिए हम सर्वेइंग प्रोसेस का, मैपिंग प्रोसेस का और मेजरमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमें अंदाजा लग जाएगा कि किस एरिया में कितनी रिसोर्सेज और कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। Second one is evolving a planning structure through designing technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. यानी कि
जब हमें पता लग जाएगा कि वो रिसोर्सेज कहाँ हैं, तो उनको अपने एरियाज में लाने के लिए हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करेंगे। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी लगेगी ये डिजाइन करेंगे, किस स्किल का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, इन सारी बातों का ध्यान रख के एक प्लान इवॉल्व करेंगे। एंड द थर्ड वन इज मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यानी कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने भी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्लान बनाया होगा ताकि नुकसान कम से कम हो, तो हम ये चेक करेंगे कि हमने जो प्लान बनाया है वो गवर्नमेंट के प्लान से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ अपने फायदे के लिए हम नेचर का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स को अगर हम अच्छे तरह से ध्यान में रखते हैं तो इंडिया के अंदर भी हम रिसोर्स प्लानिंग कर पाएंगे। तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स प्लानिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज को बचा करके ही नहीं रखेंगे तो फिर हम प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं। एंड दैट्स ब्रिंग्स अस टू आवर न्यू टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हम समझेंगे कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी होता है, खास करके हमारे मदर अर्थ के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अब हम समझेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्यों करना जरूरी है, क्योंकि irrational consumption and over utilization of resources have led to socio-economic and environmental problems। इसका मतलब है कि जब से हमने रिसोर्सेज को इर्रेशनली यूज करना स्टार्ट किया है या जरूरत से ज्यादा हम उसका इस्तेमाल करने लगे हैं, तो हमारे सामने सोसाइटल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ गई हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें कि अगर कंजर्वेशन करने से हमें क्या फायदा होगा, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है टू ओवरकम रिसोर्स डिप्लीशन, यानी कि अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व करके इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको डिप्लीट होने से बचा पाएंगे और वो हमारे एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहेंगे। दूसरा है हमारा प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। मैंने पिछले ही टॉपिक में बताया था कि अगर इसका कंट्रोल पावरफुल व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा तो वो हमारे साथ भेदभाव करेगा, तो हमें अपने आप को उस सिचुएशन से बचाना है और कंजर्वेशन करना है ताकि ऐसा कोई सिचुएशन आए ही नहीं। तीसरा है एड्रेस ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कि अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व करके इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता चल जाएगा और इस बिहाफ पे हम उसको इकोलॉजिकल क्राइसिस को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हम रिसोर्सेज का अंदाजा लगा पा रहे हैं और उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा है हमारा फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि आज हमारा इन्वायरमेंट जितना ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, अगर फ्यूचर में भी हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही दिखाई पड़े तो हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करके इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और उनसे हमें गालियां सुनने को मिल सकती हैं। इसी कंजर्वेशन को लेकर के हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। इसका मतलब है कि हमारे धरती पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो हम सबकी नीड्स को पूरा कर सकती हैं, लेकिन हम सब के ग्रीड्स को कभी पूरा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लालच का कभी भी कोई अंत नहीं होता है। He was against mass production and advocated production by the masses। गांधी जी हमेशा से यही कहते थे कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल प्रॉफिट कमाने के लिए और बिजनेस पर्पस के हिसाब से नहीं होना चाहिए। जितनी हमें जरूरत है बस हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे, इसे कमर्शियलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि रिसोर्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उनकी प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको कंजर्व करके रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उस पहले रिसोर्स की जिसको हम यूज भी करते हैं, मिसयूज भी करते हैं और सारी की सारी एक्टिविटी उससे जुड़ी हुई है, एंड वो है हमारा लैंड रिसोर्स। तो चलिए समझते हैं कि लैंड रिसोर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जमीन नहीं है बल्कि एक बेस है हमारे डेवलपमेंट का। अब हम बात करने वाले हैं लैंड रिसोर्स की। लैंड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन सिस्टम को।
तो अगर कोई एक ऐसा रिसोर्स जो हमारे इतने ज्यादा काम आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इंडिया में हमारा लैंड का भी बहुत ज्यादा डाइवर्स फॉर्म अवेलेबल है। क्लास 9th में तुमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में ये पढ़ा होगा। बट इस चैप्टर में मेजरली 3 रिलीफ फीचर्स की बात की गई है। पहला है हमारा प्लेन्स जो कि 43% अवेलेबल है और इसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं या इंडस्ट्रियल सेटअप बना रखा है। सेकंड है हमारा माउंटेन्स जो कि हमारे पास 33% है और ये हमारे इंडिया के पेरेनियल रिवर्स का ओरिजिनेशन प्लेस है, टूरिज्म को सपोर्ट करता है और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारे पास प्लेट्यूज जो कि 27% है और ये रीजन मिनरल्स रिच रीजन है, बहुत ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलेंगी, फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलेगा और फॉरेस्ट कवर भी देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया कि जमीन का इस्तेमाल हमारे इंडिया में किस तरीके से किया जा रहा है। तो इसको समझने के लिए हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा फॉरेस्ट, जिसका मतलब है कि 5 हिस्सों में से एक हिस्सा को इस्तेमाल जो है हम फॉरेस्ट के रूप में कर रहे हैं, मतलब उन एरियाज पे हमारा फॉरेस्ट कवर है जहां से हमारी एसेंशियल चीजों की नीड पूरी होती है। सेकेंड नंबर है हमारा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि ये जमीन हमारे लिए कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है और इसके 2 कारण है, या तो वो लैंड बैरन है या वेस्ट लैंड है, या फिर उस लैंड के ऊपर हमने कुछ नॉन एग्रीकल्चरल वर्क्स कर रखे हैं। बैरन का मतलब होता है कि वो जमीन बंजर है, या वेस्ट लैंड का मतलब है कि वो जमीन पथरीली होगी या डेजर्ट में तब्दील होगी। जबकि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस का मतलब है कि या तो हमने उसके ऊपर बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड या ब्रिजेस बना रखे होंगे, इस वजह से ये लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब इस जमीन पे जो है वीड्स उगाए हैं, घास फूस उगाई है, जंगल झाड़ है, जिसका इस्तेमाल हम अपने कैटल्स को छोड़कर कर देते हैं और वो जाके यहाँ पे चढ़ते हैं और अपना पेट भरते हैं। सेकेंड पार्ट है लैंड्स अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, मतलब इस जमीन के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, कुछ घास फूस उगाई हैं, कुछ ग्रुप्स निकल आए हैं, लेकिन इनको हम नेट सोन एरिया में कैलकुलेट नहीं करते हैं। थर्ड पार्ट है कल्ट्यूरेबल वेस्टलैंड। इसका मतलब होता है कि इस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन जो है पिछले 5 सालों से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं किया गया है। चौथा पार्ट है हमारा फैलो लैंड्स और इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा करंट फैलो, जिसका मतलब है कि इस जमीन को भी अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है फॉर मोर देन 1 ईयर्स, यानी 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया है, इसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं किया गया है। और दूसरा है हमारा अदर देन करंट फैलो। इस जमीन को हमने बिटवीन 1 to 5 ईयर्स के बीच में अनकल्टिवेटेड छोड़ा है, मतलब कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, 1 से 5 साल के बीच में कुछ समय हो चुका है। एंड सबसे लास्ट पार्ट है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया हम उसी एरिया को बोलते हैं जहां पे हम साल भर में खेती बाड़ी करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं और अपने एग्रीकल्चरल नीड्स को पूरा करते हैं। तो इसके अंदर भी एक सब पार्ट दिया गया है जिसे हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में हम क्या करेंगे, हम 2 तरीके से समझेंगे। एक हमारा हो गया नेट सोन एरिया और एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर हम साल भर में 2 से ज्यादा क्रॉप करके मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। तो नेट सोन एरिया और मल्टीपल क्रॉप्ड एरिया, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इंडिया में लैंड को यूज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं जिसके वजह से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं तो कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं। फिजिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो टोपोग्राफी यानी जमीन कैसा है, क्लाइमेट वहां की कैसी है, सॉइल टाइप कौन कौन सी अवेलेबल है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो वहां पे कितनी जनसंख्या है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है या नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां हो पाएगा या नहीं, वहां का कल्चर क्या है, वहां का ट्रेडिशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं।
अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो नेट सोन एरिया जो है हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट में बहुत वास्ट डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो वहां पे नेट सोन एरिया का परसेंटेज लगभग 80% है, जबकि अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार इनकी बात करें तो यहाँ पे 10% या उनसे भी कम है। सेकंड, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में बनाई गई थी, अगर हम उसके अनुसार रिपोर्ट की माने तो हमारे इंडिया का जो डिजायर्ड फॉरेस्ट कवर है वो 33% से भी कम है। मतलब कि जितना फॉरेस्ट हमारे इंडिया में होना चाहिए था अभी तक हमने उसको अचीव नहीं किया है, अभी भी हम काफी पीछे हैं। तीसरा है वेस्टलैंड। हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो रॉकी हैं, यानी कि पथरीली हैं, सूखी हैं या डेजर्ट हैं, और उसको हम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पे समझते हैं और उनको वेस्टलैंड बोलते हैं। तो अब हमने समझ लिया है कि लैंड रिसोर्स का यूज क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। लेकिन किसी चीज का अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लग जाए तो हम सबको पता है कि उसके साथ क्या होता है। और इसीलिए अब हम बात करने वाले हैं लैंड डिग्रेडेशन की, कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको रोका कैसे जाए। दैट मीन्स कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होते हैं और किन किन काउजेस के वजह से होते हैं, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि उनको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। लैंड डिग्रेडेशन फिजिकल फैक्टर है जिसमें एक नेचुरल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है और ह्यूमन फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। नेचुरल फैक्टर पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज में हम बात करेंगे कि किन किन काउजेस के वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। सबसे पहला है हमारा माइनिंग, कि जब भी हम कोई मिनरल्स को जमीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम उस वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, जिसके वजह से उसके ऊपर का पूरा वेजिटेशन, लाइफ फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। और माइनिंग प्रोसेस के दौरान बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। और और माइनिंग करने के बाद जो है हम लैंड को, गड्ढे को फिल नहीं करते हैं और खुला छोड़कर चले जाते हैं, जिसके वजह से वहां पे डीप स्कार्स और ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डन देखने को मिलते हैं। सेकंड है हमारा ओवर ग्रेजिंग, जो कि गुजरात, राजस्थान, एमपी वाले एरिया में बहुत कॉमन है। यहाँ के फार्मर्स अपने कैटल्स को खुला छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए, जिसके वजह से वो ओवर ग्रेज कर जाते हैं और वहां की मिट्टी को लूज कर देते हैं, जिसके वजह से वो जमीन धीरे धीरे वहां से डिग्रेड करना स्टार्ट कर देती है। तीसरा है हमारा ओवर इरिगेशन, जो पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ के फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटी है जिसका वो ओवर यूज करते हैं और पानी जमा हो जाती है उनके खेत में, और लंबे समय तक वाटर लॉगिंग रहने के वजह से वो पानी सैलाइन इन नेचर हो जाता है, बेसिक हो जाता है, जिसके वजह से वो मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती और वो लैंड वहां पे डिग्रेड हो जाता है। चौथा है हमारा मिनरल प्रोसेसिंग, कि जब भी हम लाइमस्टोन या सोपस्टोन जैसे मिनरल्स को ग्राइंड करते हैं, उनका पाउडर बनाते हैं, तो उस वक्त बहुत ज्यादा डस्ट हमारे इन्वायरमेंट में उड़ती हैं और वो जमीन के ऊपर जाकर के बिछ जाती हैं एक परत के जैसे, जिसके वजह से इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है कि मिट्टी को, जमीन को जो मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है इन परत के वजह से, और वो लैंड वहां पे डिग्रेड हो जाता है। पांचवा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, कि इंडस्ट्रीज को तो कान पकड़ के हमें सबक सिखानी चाहिए कि वो जो डायरेक्ट डंप कर देते हैं कचरा पानी के अंदर या जमीन के ऊपर बिना ट्रीट किए, उससे बहुत मेजर नुकसान पहुंचता है हमारे लैंड को और वाटर बॉडीज को। तो ये कुछ काउजेस थे जिसके वजह से हमारे लैंड को डिग्रेड, हमारा लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि उन्हीं डिग्रेडेड लैंड को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो कुछ कंजर्वेशन मेजर्स हमारे सामने हैं, लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहला है एफोरेस्टेशन, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हम प्लांट कर सकते हैं हम प्लांट करेंगे, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ रहेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करवाएंगे, मतलब जानवरों को खुला छोड़ने के बाद विद टाइम हम उनको वापस ले आ पाएंगे, ताकि जितनी जरूरत हो वो उतना ही ग्रेज करे और लैंड डिग्रेडेशन थोड़ा कम हो सके।
अब हम बात करते हैं डेजर्ट एरियाज की, जहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होने के वजह से बहुत ज्यादा सैंड ड्यून्स बनते हैं और वो पल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को। तो अगर उनको स्टेबलाइज करना है, स्थिर करना है, तो हम वहां पे थॉर्नी बुशेस जैसे कि कैक्टस के पेड़ लगा देंगे, जिसके वजह से आसपास का जो सैंड है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। चौथा होगा कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी, यानी कि माइनिंग को एकदम कंट्रोल्ड वे में विद गवर्नमेंट परमिशन सेलेक्टिव एरियाज में ही हम परफॉर्म करेंगे विथ प्रॉपर मेजर्स। और जब हमारा माइनिंग का काम पूरा हो जाएगा तो वी विल मेक श्योर दैट कि हम लैंड की रीफिलिंग कर दे और वहां पे कुछ प्लांट्स लगा दे ताकि वो वापस से अपने आप को जीवित कर सके। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स का मतलब है कि वहां पे हम एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन जमीन को कुछ प्रोडक्टिव में अगर हम कन्वर्ट कर दे तो उसका भी इस्तेमाल हम डेफिनेटली कर पाएंगे। और सबसे लास्ट होगा हमारा प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, यानी कि हमें इंडस्ट्रीज से ये नजर रखनी होगी, उनसे रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगा और उनको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि आप जो कचरा डंप कर रहे हैं प्लीज उसको डंप करने से पहले ट्रीट करिए, कूल डाउन होने दीजिए ताकि ये थोड़ा कम नुकसान पहुंचाए और हम इससे उबर पाए। फिर हम शेल्टर बेल्ट्स और प्लांटिंग भी कर लेंगे, यानी कि शेल्टर बेल्ट्स का मतलब होता है कि प्लांट्स को या ट्रीज को लंबे लंबे लाइन में कतार में हम प्लांट करेंगे, जिसके वजह से इनकी जड़ें काफी दूर दूर तक फैलेंगी और मिट्टी को डीप डाउन पकड़ के रखेंगी, जिसके वजह से वो आसानी से डिग्रेड नहीं होंगे, वहां से इरोड नहीं होंगे। तो लैंड रिसोर्स को समझने के बाद अब हम बात करने वाले हैं सॉइल की। तो सॉइल सिर्फ एक मिट्टी नहीं है, यही तो जीवन की एक शुरुआत है। जो खाना हम खाते हैं, जो पेड़ पौधे उगते हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारे सॉइल के ऊपर। तो चलिए समझते हैं कि सॉइल क्या होते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके टाइप्स के बारे में। अब हम आ पहुंचे हैं हमारे दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स के ऊपर, जो कि है सॉइल। सॉइल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये मीडियम है प्लांट ग्रोथ का एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यानी कि सॉइल बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करता है, हम जो खाना खाते हैं उसको सपोर्ट करता है, यानी कि देखा जाए तो एक तरीके से हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसके फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, यानी इसको बनने में काफी ज्यादा समय लगता है। और काफी ज्यादा समय लगने के पीछे का कारण है कि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि रिलीफ फीचर्स, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, टाइम, टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स। यानी इतने सारे फैक्टर्स अगर रिस्पॉन्सिबल होंगे तो डेफिनेटली इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब सॉइल भी जो है हमारे पास एक तरीके का नहीं है, इसकी भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा डाइवर्स फीचर्स अवेलेबल है। तो हमने इनको लगभग कुछ 5-6 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सॉइल है हमारा अलूवियल सॉइल। इसके फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो इट इज डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स, विच इज द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। यानी इंडिया के नॉर्थ वाले रीजन की बात की जाए तो ये 3 रिवर्स के इंटरप्ले से बनता है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये नदियां अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स बहाकर लाती हैं और वही डिपॉजिट्स विथ टाइम सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम इंडिया के पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो वहां भी अलूवियल सॉइल देखने को मिलेगा और वहां पे इनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इसके कैरेक्टरिस्टिक पे अगर हम जाएं तो इट इज वेरी फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ है, कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, यानी इसके अंदर जो है हमें बालू के कण, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट और क्ले देखने को मिलेगा। मिनरल्स की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा रिच है इन पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। और अगर बात करें कि कौन कौन से क्रॉप्स के लिए ये आइडियल है तो वो है शुगर केन, पैडी, व्हीट और बहुत सारे टाइप्स के सीरियल्स एंड पल्सेस। इनको हम इनके एज के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं और इनके क्लासिफिकेशन में इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा भांगर, जिसको हम ओल्ड अलूवियल सॉइल भी बोलते हैं।
अगर इसके टेक्सचर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा कोर्सर होता है। कोर्सर का मतलब कि रफ टेक्सचर होगा, दानेदार होगा, और इसके अंदर हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स होंगे, मतलब कि कंकर पत्थर ज्यादा देखने को मिलेंगे इस मिट्टी के अंदर, जिसके वजह से ये थोड़ा लेस फर्टाइल होता है। और दूसरा है हमारा खादर, जिसको हम न्यू अलूवियल सॉइल बोलते हैं। ये बहुत ही फाइन पार्टिकल से बना हुआ होता है और ज्यादा फर्टाइल होता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें कि ये कौन से क्रॉप को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, तो वो है हमारा कॉटन। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसके फॉर्मेशन के लिए इसका पेरेंट रॉक रिस्पॉन्सिबल होता है। पेरेंट रॉक जो है टाइम टू टाइम वेदर होते रहते हैं, यानी कि टुकड़ों में टूटते रहते हैं, और धीरे धीरे वो मिट्टी ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। ब्लैक सॉइल के पेरेंट रॉक की अगर बात की जाए तो बेसाल्ट है उसका पेरेंट रॉक। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यह हमारे इंडिया के डेक्कन ट्रैप वाले रीजन, यानी कि पेनिनसुलर रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां तक कि गोदावरी और कृष्णा वैलीज वाले रीजन में भी देखने को मिलेगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा फाइन क्लेई मटेरियल होता है, और अगर इसको तुम छू कर देखोगे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा नमी मौजूद होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम्स के मामले में तो ये बहुत ज्यादा रिच है, बट फॉस्फोरिक कंटेंट के मामले में ये थोड़ा सा पुअर हो जाता है। अगर हम देखें तो ये गर्मियों के मौसम में बहुत डीप क्रैक्स को डेवलप करता है, जो कि एरेशन में मदद करती है। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से इन मिट्टी में बहुत डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसके वजह से हवा अंदर बाहर आती जाती रहती है, जिसके वजह से ये मिट्टी के लिए फायदा ही है। स्टिकी व्हेन वेट, डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर, यानी कि अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो ये मिट्टी बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है, तो इसमें काम करना थोड़ा मुश्किल है। अगर इसकी टिलिंग कर दी जाती है, यानी कि नीचे से सूखी मिट्टी को निकाल के ऊपर गीली मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया जाएगा, तो इसमें काम किया जा सकता है। तीसरा है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। इसके अगर फॉर्मेशन की बात करें तो ये इसका फॉर्मेशन हमें मिलेगा देखने को ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जहां पे बहुत लो रेनफॉल होती है। वहां पे जो इग्नियस रॉक होते हैं उनके अंदर जो क्रिस्टलीन फॉर्मेशन होता है, वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बनने के पीछे। इसके अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग विद द पाइडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मिडिल गंगा प्लेन में तो ये मिलेगा ही, लेकिन वेस्टर्न घाट्स के पाइडमेंट जोन का मतलब होता है कि जो वहां पे घाट्स है उसका जो फुट हिल है, निचला इलाका है, वहां पे भी देखने को मिलेगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो ये रेड कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है। मतलब इन रीजन्स में आयरन बहुत देखने को मिलती है, तो उस कंटेंट के साथ मिक्स होकर के ये थोड़ा सा रेडिश कलर डेवलप कर लेता है। लेकिन अगर इसको हाइड्रेट कर दिया जाए, यानी इसके अंदर पानी मिला दी जाएगी, तो ये एक येलो कलर भी डेवलप कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। ये थोड़ा सा लेस फर्टाइल होता है अलूवियल और ब्लैक सॉइल्स के मुकाबले, लेकिन अगर हम इसको फर्टाइल बना सकते हैं अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें तो। हमारा अगला सॉइल है लैटरेट सॉइल। अगर हम इसके नेम के ओरिजिनेशन की बात करें तो ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है, जो कि है लेटर, और उसका मतलब होता है ब्रिक। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में मिलता है, खास करके वेट एंड ड्राई सीजन्स में, मतलब बारिश के मौसम में भी, और जब बारिश नहीं होती है तो उसके वजह से भी इसका फॉर्मेशन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले रीजन में होता है। एक और फैक्टर जो इसके रिस्पॉन्सिबल है इसके फॉर्मेशन के लिए, वो है इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। लीचिंग का मतलब होता है कि जब स्लोपी रीजन में या वैसे एरियाज में जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो सॉइल का जो टॉप लेयर है वो पानी के साथ बह जाता है, और जो बची कुची मिट्टी होती है कंकर पत्थर नोड्यूल्स के साथ, उसी को हम लैटराइट सॉइल बोलते हैं। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम में मिलेगा।
ये वैसे ही रीजन्स है जहां पे अच्छी खासी बारिश होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो ये मिट्टी हाईली एसिडिक होती है और प्लांट न्यूट्रिएंट्स को लैक करती है, मतलब कि ये उतनी खास अच्छी मिट्टी नहीं होती है। ये लेस फर्टाइल भी होती है क्योंकि कंटिन्यूअस लीचिंग प्रोसेस चालू रहता है, तो इसको हम ज्यादा फर्टाइल भी नहीं मान सकते हैं। तीसरा, ये सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए उस वक्त जब इसके अंदर एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स मिला दिए जाएंगे, वरना इसमें काम करना बहुत मुश्किल है। चौथा, इसके अंदर जो है हम टी और कॉफी को उगा सकते हैं कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में। चाहे तो इसके अंदर कैश्यू नट यानी कि काजू भी हम उगा सकते हैं। एंड लास्ट, इसका इस्तेमाल ब्रिक्स बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट होता है जो ब्रिक्स के लिए काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। इसके बाद बारी आती है एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल हमें उन रीजन में मिलेंगे जो बहुत ही ड्राई रीजन होते हैं, काफी ज्यादा सूखा पड़ता हो, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान। इसके कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो इसका कलर रेड से ब्राउन कलर के बीच में होता है। और इसके अगर टेक्सचर की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा सैंडी होता है, यानी कि बालुई टेक्सचर का होता है। और अगर इसको कोई चख कर देखे तो ये सलाइन यानी कि नमकीन होता है नेचर में। अगर हम और आगे देखें तो ये हमस और मॉइस्चर के कैटेगरी को लैक करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर वाले रीजन में पाया जाता है। इसके अंदर कंकर लेयर फॉर्मेशन हो जाती है एट द बॉटम, यानी कि इस मिट्टी के अंदर कैल्शियम कंटेंट इतना ज्यादा हाई होता है कि धीरे धीरे जो है इसके बॉटम में कंकर का फॉर्मेशन हो जाता है जो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देती है। मिट्टी मेजर न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है और ये सॉइल उतना फर्टाइल नहीं होता है। लास्ट, अगर हमें इसके अंदर भी कल्टीवेशन करना है तो हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी के साथ जो है हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। हमारा आखिरी सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल्स। अगर हम चाहे तो इस सॉइल को माउंटेनियस सॉइल भी बोल सकते हैं। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये हमें हिली और माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलेगा। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पर जाते हैं तो इसका टेक्सचर हमें माउंटेन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर माउंटेन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो एक होता है उसका अपर स्लोप्स और दूसरा होता है उसका वैली साइड्स। अगर हम वैली साइड की बात करें तो वहां पे जो मिट्टी मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा लोमी और सिल्टी यानी कि फाइन टेक्सचर वाला क्लेई मटेरियल वाला सॉइल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम अपर स्लोप्स पे जाते हैं तो वहां पे जो मिट्टी का टेक्सचर होगा वो बहुत ही ज्यादा कोर्स यानी कि दानेदार और रफ टेक्सचर वाला होगा जो कि हमारे लिए उतने काम का नहीं है। अगर हम माउंटेन्स के वैसे एरियाज की बात करें जो साल भर स्नो से कवर्ड रहते हैं, वहां पर जो मिट्टी होगी वो एसिडिक इन नेचर होगी और उसके अंदर हमस का कंटेंट भी बहुत ज्यादा लो होगा। लेकिन अगर हम बात करें माउंटेन के वैली वाले रीजन की तो वहां पे मिलने वाली मिट्टी बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होगी क्योंकि उन एरियाज से बहुत सारे रिवर्स गुजरती हैं और अपने पीछे कुछ अलोवियल डिपॉजिट्स छोड़ जाती हैं जो मिट्टी को फर्टाइल बनने में मदद करता है। तो यहां तक हम बात कर रहे थे सॉइल के यूजेस की और उसके टाइप्स की। लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल लाखों टन मिट्टी हवा और पानी लेकर के उड़ जाते हैं और यही कहलाता है हमारा सॉइल इरोजन। और अगर इसको रोका नहीं गया तो ना खेती बचेगी और ना जमीन की प्रोडक्टिविटी। तो चलिए समझते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होते हैं, इसको कितने तरीके से हम देख सकते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको रोका कैसे जा सकता है। जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में बात की थी लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड कंजर्वेशन की, उसी तरीके से इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सॉइल इरोजन क्या होता है एंड उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है। द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल के टॉप लेयर का हटना, रिमूव हो जाना किसी भी फैक्टर के वजह से, चाहे वो पानी हो, हवा हो, सॉइल इरोजन कहलाता है।
इसके लिए हमारे पास दो काउजेज अवेलेबल हैं। पहला है नेचुरल फोर्सेस जो कि है विंड, ग्लेशियर एंड वाटर। दूसरा है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, फॉल्टी फार्मिंग मेथड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि सॉइल इरोजन भी एक तरीके का नहीं होता है, इसके भी डिफरेंट टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड के अंदर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक्चुअली में वो इरोजन होता कैसे है। तो सबसे पहला है हमारा गली इरोजन, जिसका मतलब है कि रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेई सॉइल मेकिंग डीप चैनल्स रेंडरिंग द लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बैड लैंड। और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है चंबल बेसिन वाले इलाकों में। तो बेसिकली गली इरोजन क्या होता है कि जब नदियां फुल स्पीड के साथ बह करके क्लेई रीजन से गुजरती हैं तो लगातार वहां से बहते रहने के वजह से वहां की मिट्टी को खिसकाते हुई जाती है, जिसके वजह से वहां पे डीप गड्ढे बन जाते हैं और वो एरियाज को ही हम गलीज बोलते हैं। और क्योंकि ये पानी बार बार इन एरियाज को रेंडर करती रहती है, मतलब यहाँ से गुजरती रहती है, जिसके वजह से ये लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाता है और इसी वजह से हम इसको बैड लैंड भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा शीट इरोजन, जिसमें कहा गया है कि वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप वॉशिंग अवे द टॉप सॉइल। यानी पानी जब बह करके आती है पहाड़ों के ऊपर से या स्लोप्स के ऊपर से, तो एक बहुत बड़ी परत को ही अपने साथ बहा करके ले जाती है, जिसको हम शीट भी बोल सकते हैं, और उसे ही क्या बोला जाता है, शीट इरोजन। तीसरा है हमारा विंड इरोजन। विंड इरोजन का मतलब है जहां पे भी सॉइल लूज होगा, कोई वेजिटेशन नहीं होगा, हवा वहां की मिट्टी को लगातार उड़ा उड़ा करके ले जाएंगी और वहां की मिट्टी भी इरोड हो जाएगी और सॉइल वहां पे डिग्रेड हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में कहा था कि इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू दैट कि किस तरीके का इरोजन कैसा दिखता है। तो फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि वो गली इरोजन का एग्जांपल है। नदी का पानी टाइम टू टाइम यहाँ से गुजरता रहता है, रेंडर करता रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे जमीन के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इन्हें ही हम गलीज बोलते हैं और बैडलैंड भी बोल सकते हैं। सेकेंड पिक्चर में तुम देख पा रहे होगे कि कैसे चारों तरफ ग्रीनरी है, बट बीच में जो वो ब्राउन पोर्शन है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि पानी अपने साथ यहाँ का ग्रीनरी बहा करके ले गई है, यानी कि टॉप लेयर बहा करके ले गई है, जिसके वजह से वो बचा वाला हिस्सा जो है हमारा शीट इरोजन कहलाएगा। और तीसरे पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आसपास कोई भी वेजिटेशन नहीं है, जिसके वजह से सॉइल को होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है, सॉइल बहुत ही ज्यादा लूज है और विंड उसको आसानी से उड़ाकर ले जा रही है। सॉइल इरोजन के बाद हम बात करने वाले हैं सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स की। सॉइल कंजर्वेशन मेजर का एम होता है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। ज्यादा से ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाना और सॉइल को कम से कम इरोड होने देना ही सॉइल कंजर्वेशन का मेन एम है। और इसको भी अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास लगभग 3 से 4 मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसको भी मैं एक एक करके इस स्लाइड में डिस्कस करूंगा एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू दैट कि हाउ इट इज डन। तो सबसे पहला है हमारा कॉन्टोर प्लोइंग, जिसका मतलब है प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर लाइंस ऑफ ए स्लोप टू रिड्यूस वाटर फ्लो। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो हिली एरियाज या थोड़े से उठे हुए एरियाज होते हैं, वहां पे अगर पानी बहती है तो वो अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाती है। लेकिन अगर हम खेत के चारों तरफ कॉन्टोरिंग कर देंगे, यानी कि एक इम्बैंकमेंट के जैसे थोड़ा ऊंचा बना देते हैं मिट्टी की ही मदद से, तो पानी आसानी से फिर मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा सकती है और उस खेत की सारी मिट्टी जो है उसी फील्ड के अंदर जमा रहेगी, जिसे हम कॉन्टोर प्लोइंग कहेंगे। सेकंड है हमारा टेरेस कल्टीवेशन। तो पहाड़ी इलाकों में जो स्टीप स्लोप्स होते हैं उनके ऊपर कल्टीवेशन करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा टॉप सॉइल जो है खिसक के नीचे खाई में गिर सकता है। तो यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए पहाड़ों को काट काट कर सीढ़ियों की तरह बना दिया जाता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के लोग कल्टीवेशन करते हैं। और क्योंकि सीढ़ियों की तरह बनावट होने की वजह से पानी जब इनके ऊपर से गुजरती हैं तो उनका स्पीड कम हो जाता है और फिर वो मिट्टियों को बहा कर ले जाने के काबिल नहीं रहती हैं।
तीसरा है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े फील्ड्स को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब क्रॉप्स को लंबे लंबे चौड़े चौड़े स्ट्रिप्स में प्लांट किया जाता है और उनके बीच में जगह छोड़ दी जाती है लंबे लंबे घास को उगने के लिए। तो जब तेज हवा का झोंका आता है तो ये सारी लंबी घासें उस झोंके को झेल जाती हैं और वहां पे जो मिट्टी है या जो क्रॉप्स है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। फिर हम बात करने वाले हैं शेल्टर बेल्ट्स की, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि प्लांट को या ट्रीज को हमें एक रो में प्लांट करना है, कतार में प्लांट करना है। खास करके इसको डेजर्ट एरिया में और कोस्टल एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि डेजर्ट में सैंड ड्यून्स बहुत ज्यादा उड़ते हैं और कोस्टल एरियाज में भी बहुत ज्यादा सैंड देखने को मिलती है। तो वहां पे वो सैंड स्टेबिलाईज हो जाए, इस वजह से वहां पे शेल्टर बेल्ट्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांटिंग ट्रीज। अब हम बाकी सारे कॉमन एरियाज की बात करते हैं कि अगर हमें सॉइल को बचा कर रखना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए, जिसके वजह से वो लंबे समय तक हमारे लिए टिके रहे, क्योंकि सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर में कॉन्टोर प्लोइंग है, कि जो उठा हुआ इम्बैंकमेंट जैसा इलाका दिखाई पड़ रहा है उसे हम कॉन्टोरिंग कहते हैं, और बीच में हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है जिसमें कोई भी हवा या पानी जैसा फैक्टर मिट्टी को आसानी से इरोड नहीं कर पाएगा। सेकेंड पिक्चर है हमारा शेल्टर बेल्ट्स के मामले में, कि देख पा रहे होगे कि कैसे डेजर्ट रीजन में कतार में पेड़ को लगाया गया है ताकि वो मिट्टियों को पकड़ कर रखे, जिसके वजह से वो जल्दी से इरोड नहीं होंगे। तीसरा पिक्चर हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में है, कि तुम देख पा रहे होगे कि लंबे लंबे स्ट्रिप्स में क्रॉप्स को लगाया गया है और उनके बीच में घास लगा दी गई है ताकि क्रॉप्स को और मिट्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और चौथा हमारा टेरेस फार्मिंग है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि स्टेप्स के फॉर्म में टेरेस को डिजाइन किया गया है और उसके ऊपर कल्टीवेशन किया जा रहा है, और पानी या विंड का फैक्टर मिट्टी को यहां से आसानी से नहीं ले जा सकेगा। तो पढ़ते पढ़ते अब हम आ गए हैं हमारे कंक्लूजन वाले पार्ट पे, जिसमें हमें ये समझ में आया है कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिसोर्सेज, क्योंकि वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड केयरफुल रिसोर्स प्लानिंग करते हैं या कंजर्वेशन करते हैं तो ये हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही हमें यह समझना होगा कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट सॉइल टाइप्स मौजूद हैं, और अगर हम एप्रोप्रिएट कंजर्वेशन मेजर्स को इंप्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा और हमारे एनवायरमेंटल बैलेंस को भी मेंटेन करके रखेगा। तो अभी तक हमने देखा कि रिसोर्सेज क्या हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है कि हम रिसोर्सेज को यूज कैसे कर रहे हैं। अगर आज भी हमने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज नहीं किया तो कल को हमारे पास सिर्फ रिग्रेट्स ही रिग्रेट्स होंगे। सो लेट्स बी स्मार्ट, अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल इनफ, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आई होप तुम सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट लिखना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ो, समझो और स्मार्ट बनो।